क्या राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया का नारा चुराया? और दूसरी बड़ी बात यह कि चुनाव क्या अब नारियल पानी और अनानास के जूस पर लड़े और जीते जाएंगे? राहुल गांधी का ताज़ा बयान है बनारस से, जहां उन्होंने बनारसी लंगड़े आम की शान में कुछ बात कही है। पहले हम आपको वो सुनवाते हैं, उनका ताज़ा बयान, उसके बाद राजीव त्यागी के पास चलते हैं। यहां लंगड़ा आम मशहूर है, यहां का लंगड़ा आम मशहूर है बनारस का। उसको हम अमेरिका भिजवाना चाहते हैं, जापान भिजवाना चाहते हैं, चीन भिजवाना चाहते हैं। डब्बे में लिखा होगा मेड इन बनारस उत्तर प्रदेश। फैक्ट्री में आपके लोग काम करेंगे, पैसा किसान की जेब में जाएगा। सवाल सर मेरा यह था कि क्योंकि चुनाव 7 चरण का है, अब 2 ही चरण बचे हैं, आप सब लोग थक गए हैं या आप लोगों को एहसास हो गया है कि किसका क्या होने वाला है, तो इसलिए चुनाव प्रचार में अब बातें बस ऐसी ही हो रही हैं, मुद्दे गायब हो जा रहे हैं उसमें से। इसमें कहाँ बुराई है कि बनारस का लंगड़ा आम और लखनऊ का दशहरी आम अगर विदेश में जाए और बेहतर पैकिंग में होकर कर लोग बाग बेहतरी से खाए तो क्या बुराई बात है? राहुल गांधी जी ने क्या बुरा कह दिया? अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। देखिए, मेक इन इंडिया और सरकार की इकोनॉमी पे बात चल रही है। सर, आम कल से उगना शुरू हुआ क्या बनारस में? चुनाव की तारीख आने के बाद से ऊपर दिया है, पहले भी उगता होगा सर। सुनिए सुनिए, कितना आम आप लोगों ने एक्सपोर्ट किया बताइए ना सर, डब्बे पे लिख के मेड इन इंडिया। नंबर्स डोंट, प्लीज माय डियर सर, प्लीज लेट मी फिनिश प्लीज। फिनिश कीजिएगा। वेरी गुड एंकर, आई एक्सपेक्ट यू अ लॉट। हां सर, आप एक्सपेक्ट कीजिए, मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने के लिए बैठा ना, सवाल पूछने के लिए बैठा हूं। एनडीए का जो स्किल इंडिया इनिशिएटिव है उसमें नंबर जो है एज पर सरकार के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं, और स्किल इंडिया फेल हो चुका है। उसमें यूपी सरकार कितनी फेल आपने देखा जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? 12,811। उसमें यूपी सरकार ने अपना कितना टारगेट पूरा किया स्किल इंडिया में आपने देखा? बता रहा हूं, बताइए ना सर, आप डेटा लेके बैठे हैं, उसमें निकालिए उत्तर प्रदेश की सरकार का डेटा स्किल इंडिया का, अभी निकालिए सर, अभी निकालिए सर। पहले अब स्किल इंडिया पे पहले यूपी सरकार का डेटा निकालिए सर, उसने कितना टारगेट पूरा करके दिया निकालिए सर। नहीं त्यागी जी, निकालिए पहले उत्तर प्रदेश सरकार जिसके समर्थन में आप चुनाव लड़ रहे हैं सर, कितना उन्होंने स्किल इंडिया का टारगेट अचीव किया बताइए मुझे। आप मैं वही बता रहा हूं, डिमोनेटाइजेशन इफेक्ट, अनबैंक्ड विलेजेस। सर मैं पूछ रहा हूं स्किल इंडिया का टारगेट कितना अचीव किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने? आप डिमोनेटाइजेशन पे चले गए। आपको गोल पोस्ट शिफ्ट करना तो ठीक है, फिर कहिए कि मैं तो ऐसे ही खेलता हूं, गेंद जिधर आती है मैं उधर से गोल पोस्ट हटा लेता हूं, मैं गोलकीपर की तरह नहीं खड़ा होता हूं। बोलिए ऐसे सर। इस देखिए स्किल इंडिया पे जब मोदी सरकार, सर बताइए ना उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्किल इंडिया का टारगेट कितना अचीव किया? हम बता रहा हूं, सुन लीजिए। नोटबंदी के बाद से बनारस का साड़ी उद्योग, मिर्जापुर का कालीन उद्योग, बधाई का कानूनी उद्योग, कानपुर का लेदर उद्योग, आगरा का चर्म उद्योग, आगरा का जूता उद्योग, ठीक है सर, मेरठ का रेवड़ी उद्योग और पूरा खानसानी उद्योग चौपट हो गया। बिजली पानी साफ, किसान का कर्जा माफ, आप इसी पे रहिए सर। कहां आप स्किल इंडिया और इस सब के चक्कर में जा रहे हैं? यस, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा हमने क्या किया मेक इन इंडिया में। हमने ओएनजीसी बनाई, हमने बीएचएल बनाई, हमने बीएल बनाई, हमने सीएल बनाई, हमने जितनी भी बड़ी यूनिट्स थी, गेल से लेकर के जितनी भी बड़ी यूनिट्स हैं वो हमारी बनाई तो है। एचएमटी हमने ही तो बनाई थी। ठीक है, बोलिए संबित, अब सूरज चांद तो आप बनाइए, क्योंकि आप शमशान की बात करेंगे, अच्छा आवाज निकल के क्या मेरे मुंह से? मैं तो धीरे-धीरे सोच रहा था, इन मुद्दों का जवाब दीजिए। ठीक सर, आप सुनिए संबित, बोलिए, अब आप बोलिए उसके बाद। देखिए ये जो हर जगह जाते हैं सर प्लीज मैं बोल लूं, मुझे बोलने बोला गया है सर, प्लीज। 2014-2015 हो गया सर, मैं उत्तर दे रहा हूं, वो रखिए प्लीज। हो गया, रोहित जी ने बोला बोलने के लिए। देखिए राहुल जी लगता है जहां भी जाते हैं वो उतरते ही प्लेन से पूछते हैं यहाँ क्या होता है, वो कहता है अमरूद होता है, जाके बोलता है कि अमरूद अमेरिका जाके सब कुछ ओबामा और ट्रंप खाने चाहिए और कोई नहीं, वो दोनों खाएंगे और बोलेंगे अच्छा ये अहमदाबाद में होता है, मेड इन अहमदाबाद। कितना अच्छा होता है अगर ये मेड इन अहमदाबाद, मेड इन लखनऊ ट्रंप शुरू से ही खा रहे होते, ये क्यों नहीं हुआ? आज ये सवाल जो मोदी जी कहते हैं, ये रिपोर्ट कार्ड तो अपना दे रहे हैं, इतने वर्षों तक ये लंगड़ा आम क्यों नहीं पहुंचा ओबामा जी तक? इतने वर्षों से ये मंजा क्यों नहीं पहुंचा ट्रंप जी तक? आज आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 सालों में सब कुछ पहुंच जाएगा, क्योंकि मेक इन इंडिया ऐसा एक शुरू भी किया गया है
सितंबर 2014 में शुरू नहीं करते तो आप इस पर डिस्कशन भी नहीं करते। देखिए वही ओबामा जी के कंट्री से जिसका आप बोल रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स हुआ, उन्होंने 3 बड़ी चीज बताई, 3 का तो पहले जिक्र किया मैंने। उन्होंने कहा इंडिया में गुड्स मार्केट एफिशिएंसी बहुत बढ़ गया है, मार्केट जो था वो बढ़ गया है, बिजनेस सोफिस्टिकेशन बढ़ गया है, और इनोवेशन जो इनोवेटिव आइडिया है वह भी बढ़ा है। और सच कह रहे थे रामचंद्रन जी कि समय हाँ पूछिए, आपने मुझे इतने सारे डेटा दिखाए, आप सारे अंतरराष्ट्रीय अखबारों के मैगजीन्स के कटिंग, क्योंकि सब कुछ ओबामा खा लेंगे तो हम तो उसी का लेके आएंगे ना। आपने पिछले 2.5 साल में इस देश के कितने लोगों को रोजगार दिया? ये मत कहिएगा कि हमने रोजगार के लिए लोन दिया ना, ये बताइए कितने लोगों को नौकरी मिली? देखिए नौकरी और रोजगार में फर्क है। ये अमित शाह जी ने भी कहा, नौकरी सरकारी नौकरी होती है, रोजगार स्वरोजगार भी होता है। 5.4 करोड़ लोगों को देश में 2.5 वर्षों में हमने मुद्रा योजना के माध्यम से रोजगार दिया, जिसमें स्वरोजगार भी है। 5.4 करोड़ ये बजट में स्टेटेड है, और इकोनॉमिक सर्वे ने भी इस पर एक पैराग्राफ पूरा डेडिकेट किया है। देखिए मैं एक बात बता दूं, मैं राहुल जी से ये प्रश्न करता हूं, अगर वो सुन रहे हैं, राहुल जी सब कुछ ये ओबामा और ट्रंप क्यों पढ़ेंगे खाएंगे और बोलेंगे मेड इन इंडिया? कुछ ऐसे भी तो होना चाहिए कि आप छुट्टी बिताने बाहर नहीं जाके इंडिया में छुट्टी बिताए और वो पैसा इंडिया के सर्विस सेक्टर में जाए। आपके लोग बाहर जाके ट्रीटमेंट ना हो, सबके 100 साल उम्रों में प्रार्थना कर रहा हूं, बाहर जाके ट्रीटमेंट ना हो, इंडिया के अस्पतालों में ट्रीटमेंट हो, और वो पैसा इंडिया के डॉक्टर के पास जाए। सब कुछ ओबामा और ट्रंप खाएंगे पिएंगे और बोलेंगे अहमदाबाद हो, इलाहाबाद हो, लखनऊ। थोड़ा सा लखनऊ यूपी मेड इन इंडिया ये आप भी अपने घर में तो फॉलो करिए। कल से छुट्टी बाहर नहीं इंडिया में मनाइए। और थोड़ा सा मैं थोड़ा बदमाशी भी कर देता हूं, अपना अध्यक्ष भी तो मेड इन इंडिया बनाइए। विजय सरदाना जी, एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको लगता है कि मेक इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट, जिस पे देश की सरकार को, विपक्ष को, राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो देश की बेहतरी के प्रोजेक्ट्स हैं, उनका मजाक उड़ा के हम अपनी राजनीति तो चमका रहे हैं लेकिन देश को नुकसान करते हैं? देखिए, दुख की बात रोहित जी यही रहती है कि जब राजनीति आती है हम देश हित को भूल जाते हैं, और आज तक नुकसान इसी बात का हुआ है। और इसी बात को लेके कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इसी बात से चिंतित रहता है कि इस देश में पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज़्यादा है। आज अगर बीजेपी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है और अगर कोई कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट उसका साथ नहीं दे रही है, तो ये पॉलिटिकल रिस्क कहलाता है कि पता नहीं कब सरकार बदलेगी और कब पॉलिसियाँ बदल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को और सत्ता पक्ष को मिलके कम से कम एक राष्ट्र नीति देश के डेवलपमेंट के लिए बनानी चाहिए। मेक इन इंडिया में दोनों का फायदा है। अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तो ये सिर्फ मोदी जी को देख के नहीं आएगा। कर्नाटक भी स्टेट है, मध्य प्रदेश भी स्टेट है, हिमाचल भी स्टेट है, उड़ीसा भी स्टेट है। वो वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन, वहाँ की लोकेशन, वहाँ की कैपेबिलिटी, वहाँ की माइंस, वहाँ की मार्केट को देख के इन्वेस्टमेंट करेगा। तो मेक इन इंडिया से सबका फायदा है। तो कम से कम मेक इन इंडिया जैसे मुद्दे पे कांग्रेस और बीजेपी को एक साझा रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि इसमें पूरे देश का फायदा है। अब अगर हम एक दूसरे का मजाक उड़ाएंगे तो इन्वेस्टर भी सोचेगा कि जब यही लोग क्लियर नहीं है, कल को अगर मान लीजिए सत्ता बदलती है तो क्या कांग्रेस मेक इन इंडिया का एजेंडा बदल देगी, क्या पॉलिसीज बदल देगी? ये हम एक डर क्रिएट कर देते हैं इन्वेस्टर में, जो इस देश के लिए अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं तो हमें समझदारी, एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखानी चाहिए कि आप लड़िए अपने लोकल चुनाव पे, मुद्दे पे, सब ठीक है, लेकिन राष्ट्रहित को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। ये हमारा एक जनता की तरफ से निवेदन है आप सबको। रामचंद्रन साहब, एक चीज मैं जो पूछना चाह रहा हूं वो ये है कि इस सारी परिस्थिति में जो सवाल उन्होंने उठाया वो डर तो जायज है ही है। इसके अलावा हमने घोटालों का एक सवाल पूछा था राजीव जी से, वो बीच में रह गया। सर, जब आपके देश में इतने बड़े, आप रक्षा में घोटालों में फंसे हैं, कोयले में, बिजली में घोटालों में फंसे हैं, खेल में घोटालों में फंसे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय गेम हो रहा है आपके यहाँ, तो कौन आपके यहाँ के इन्वेस्ट करना चाहेगा? और जब आपने इतने बड़े बड़े घोटालों के हेडलाइंस छापे हैं तो उसका कुछ तो डेंट होगा आपकी इमेज को। नहीं, देखिए, इसका नुकसान तो ज़रूर होगा, और हम ये कह दें कि इससे सब ठीक ठाक रहेगा और सब हंकी डोरी है, तो वो बिल्कुल गलत चीज़ होगी। पर मैं ज़रूर सरदाना साहब से सहमत हूँ कि जब तक ऑपोजिशन और सरकार जुट के कुछ एक नेशनल पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट की तरह कुछ ना करेगी, और जिस पे डिफ़िकल्टीज़ ना, ऑपोजिशन डिफ़िकल्टीज़ ना पैदा करे और उसको प्रमोट करे, तो कुछ काम हो सकता है। पर यहाँ पर अगर सरकार ऑपोजिशन से बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि आपको लगता है कि ऑपोजिशन इनकॉन्सिक्वेंशियल है, सिर्फ उनके 44 सीट हैं लोकसभा में, तो अब इनसे बात करके हम क्या इनसे कोऑपरेशन मांगे? तो मेरे ख्याल में जवाहरलाल नेहरू के समय में उनका मानना ये था कि कोई ऑपोजिशन ना भी रहते हुए
ऑपोजिशन जब बोलती थी वो ज़रूर बैठ के सुनते थे, और जो भी उनके सजेशंस जिनसे भी, जिस पार्टी से भी आए जो नॉन कांग्रेस के हों, उनके सजेशंस को वो ज़रूर अहमियत देते थे। यहाँ पर दिक्कत ये हो गई है कि मेरे पास मेजॉरिटी है तो मैं बुलडोज करके कुछ भी कर लूँगा। और ये बार बार जब पार्लियामेंट चलती है, तो जब पार्लियामेंट का एक सेशन ख़त्म होता है तो उससे एक हफ्ता पहले सडनली होश आ जाती है सबको कि हमको ऑपोजिशन भी साथ में लेके चलना चाहिए। अब यहाँ पर दिक्कतें ज़रूर हैं, ये आयन आउट होंगी कि नहीं ये इस वक्त तो कहना मुश्किल है, पर मेरे ख्याल में मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि ऑपोजिशन को आपको किसी भी हाल में सर अपने साथ कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे तो ऑपोजिशन कहाँ सपोर्ट करेगा आपको? बताइए ना, इसलिए सपोर्ट करेगा कि हाँ हमसे मुक्त कर दो देश को? नहीं, बट खैर वो छोड़िए, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू ऑल टुगेदर। बट अगर ये ऐसे नहीं चलेंगे तो ये कांस्टेंट ऑपोजिशन रहेगी और आप पार्लियामेंट तो चला नहीं पाएंगे, तो उसके बाद निकलेगा क्या? पार्लियामेंट में आपको लोगों ने चुन के भेजा है कि आप दिक्कतें जो लोगों की हो रही है उस पर आप डिबेट करें, डिस्कशन करें, उनका कोई रेमेडी निकालें, ना कि आप एक दूसरे के फॉल्ट ही लेते रहोगे। अटेंडेंस लगाएं और छुट्टी करके घर आ जाए। इसका जवाब दे दूं मैं। संबित बोलिए, फिर राजीव जी के पास जाओ। देखिए रामचंद्रन जी, आप सही कह रहे हैं कि ऑपोजिशन और सरकार के बीच में सामंजस्य होना चाहिए जिससे कि देश को क्षति ना हो। देखिए वो तो प्रयास हम लगातार कर ही रहे हैं, मगर एक क्षण के लिए मान लिया जाए सपोज कि सरकार बात नहीं कर रही है ऑपोजिशन के साथ, उसका अर्थ यह है क्या कि ऑपोजिशन वो करेगी जो देश के लिए हानिकारक है? क्या उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? और दूसरी बात, ये ऑपोजिशन तो वो है जो सर्जिकल स्ट्राइक का भी ऑपोजिशन कर देती है। सर्जिकल स्ट्राइक कोई मतलब गवर्नमेंट का विषय नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी का विषय है। आर्मी चीफ ने अभी कश्मीर पे एक स्टेटमेंट दिया तो कांग्रेस के लोगों ने कहा आर्मी चीफ का मेंटल संतुलन खो बैठा है। जो इस हद तक जा सकते हैं, आप कह रहे हैं कि हम उनके साथ बैठ जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए मैं आंकड़े देके समाप्त करता हूं अपनी बात को। अक्टूबर 2014 से सितंबर 2014 तक 5.2 लाख करोड़ रुपया भारतवर्ष को एफडीआई के माध्यम से मेक इन इंडिया में मिला, और मात्र इसी वर्ष अप्रैल 2016 में अप्रैल 1, 2016 से अक्टूबर 31, 2016 तक 1365 कंपनियां जो प्रपोजल के रूप में थी वो शुरू हो पाई मेक इन इंडिया के अंतर्गत बनिस्बत रुपीस 3.8 लाख करोड़। जहां आप लाखों करोड़ों पहले गबन कर लेते थे, वही रकम अब देश बनाने में लग रहा है। आप चाहे आम बनारस का स्टैंप लेके जाए या ओबामा जी और ट्रंप जी जब ब्रश करेंगे तो बोलेंगे ओहो ये तो हमारे देश का नहीं तो हम इंडिया का है, वो सब बोले ठीक है, मगर हकीकत पहले जांच परख ले। ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन नहीं चलेगा, देश अब बदल रहा है। ये नहीं बता आपने गैस के दाम इतने क्यों बढ़ाने पड़ गए? आपने पूछा ही नहीं मुझसे। पहला सवाल उन्होंने उठा दिया था। हाँ। मुझे लगा आप विपक्ष के सवाल को एड्रेस करेंगे खुद ही। जब पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है, घट जाता है, तो तब तो आप ये नहीं कहते हैं कि पेट्रोल का रेट क्यों घट गया, तब आप कहते हैं अच्छा इन्होंने मोदी जी ने थोड़ी पेट्रोल का रेट घटाया, ये तो सेंट्रल एजेंसी है वो घटाती है, क्योंकि वो तो एजेंसी के हिसाब से चलता है, वो तो इंडिपेंडेंट है बढ़ाना घटाना। और जब बढ़ जाता है तो आप बोलते हैं बढ़ा दिया हमने। घटाते जब मोदी जी नहीं है तो बढ़ा कैसे मोदी जी सकते हैं? राजीव त्यागी बोलिए। देखिए मैं स्पष्ट 2-3 आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। लास्ट सेगमेंट है, बैंकों की जमा राशि में पिछले 53 साल में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। मेरे मित्र निर्यात की बात यहां कर रहे थे। 2012 में 218.79 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ, 2013 में 228.26 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ, 2014 में 218 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ, 2015 में 216 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ, और निश्चित रूप से 2016 में 213.80 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ। लगातार निर्यात घट रहा है देश का। रुपए की कीमत मोदी जी की कीमत से ज्यादा की हो गई है, और क्रेडिट इंक्रीज जब कर्जा लेते हैं इंडस्ट्री के लोग बाग, उसमें 6.63% पे दर आ गई है। इससे साफ पता चलता है कि मोदी सरकार आर्थिक रूप से पूर्णतः फेल हो चुकी है। हाँ, मोदी सरकार के कुछ नेताओं को नोटबंदी के बाद कुछ काम मिला है, जैसे कि वेश्यावृत्ति कराना, और गुजरात में जो नलिया कार्ड है, इसके अलावा बच्चों की ट्रैफिकिंग करना, बच्चों बिल्कुल गलत बात है। वेश्यावृत्ति कौन करा रहा है? और दूसरा एसआई का एजेंट में भर्ती होना, एसआई का एजेंट भर्ती होना। वेश्यावृत्ति कौन करा रहा है? कौन है पांडे जी? डिग्री पता ना हो, वेश्यावृत्ति कौन करा रहा है? नारियल पानी, पांडे जी वहां वेश्यावृत्ति करा रहे हैं और यहाँ पर ये पांडे जी बन रहे हैं एकदम मुंह पे ताव देकर। अपनी डिग्री ना दिखा पाए, जो प्राइम मिनिस्टर अपनी डिग्री ना दिखा पाए, जो प्राइम मिनिस्टर, अरे भैया प्राइम मिनिस्टर डिग्री मत मांगिए, सोनिया जी से थोड़ा पूछ लीजिए। शिफ्ट नहीं कीजिए।
सोनिया जी से ये थोड़ी देखिए, पूछिए। सुनिए ना, ये देखिए, आपने जो आंकड़े रखे, त्यागी जी, अरे थोड़ा सा कांग्रेस का अध्यक्ष को मेक इन इंडिया कर दीजिए, बाकी बाद में करेगा प्राइम मिनिस्टर की डिग्री तक। अब ये देखिए, लंगड़ा आम भेज रहे हैं चाइना और ओबामा, यहाँ पर अध्यक्ष ही मेड इन इंडिया नहीं है। अब क्यों रिकॉर्ड खराब कर रहे हैं त्यागी जी? आज गला खराब है ना, बताइए संबित पात्रा क्यों रिकॉर्ड खराब कर रहे हैं? अब तक शांति से डिबेट चल रही थी, शांति से करिए ना सर। आप विजय जी को सुन लीजिए, मेड इन अध्यक्षा लाइए, ठीक हो जाएगा। प्लीज सर, प्लीज अब विजय जी को सुन लीजिए, उन बातों को नलिफाई करते हुए जिन्होंने अंत में, सर प्लीज, दाम कहां पहुंच गए, सर प्लीज, सिलेंडर के दाम कहां सर पहुंच गए, प्लीज, और आपने भी सर नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर आपने जाते जाते 212 रुपए का झटका दिया था, त्यागी जी भूलिएगा नहीं प्लीज। विजय जी लास्ट कमेंट आपसे पूछ रहा हूं, बस एक आखिरी लास्ट कमेंट विजय जी आपसे पूछ रहा हूं चलते चलते, और वो सवाल ये है सर, क्या जो बातें राजीव त्यागी कह रहे हैं उसके आधार पर हम मान लें कि हिंदुस्तान तो डूब चुका है सर, खत्म है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, दिवालिया होने चाहिए हम सब लोग? तो देखिए, दुनिया में एक बात आप मान के चलिए, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। अगर हम इस मार्केट को, जहां पे पूरी दुनिया इन्वेस्ट करना चाह रही है, अगर हम इस देश के कानून सुधार दें और जो अड़चने हमने अपने इन्वेस्टर्स पे डाली हुई हैं, अगर वो ही सुधर जाए तो इस देश में जीडीपी भी बढ़ेगी, मार्केट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। हम हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि एक्सपोर्ट ही एक रास्ता है? जब तक हम डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, आप एक्सपोर्ट में नहीं टिक सकते। ये बात सही है कि जब हम सस्ते होंगे तो दुनिया हमसे खरीद लेगी, लेकिन पूरी दुनिया हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना क्यों चाह रही है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब दुनिया के सबसे बड़े बाजार हैं और हम अपना बाजार अगर खुद नहीं संभाल रहे, हम एक्सपोर्ट पे टेंशन ले रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है कि ये गलत तरीका है सर। तो सबसे पहले, चाहे वो बीजेपी के राज्य हो या कांग्रेस के राज्य हो, अपने यहाँ कानून सुधारिए ताकि लोकल इंडस्ट्री इन्वेस्ट करे। पहले आप अपने मार्केट को सर्विस दीजिए, फिर एक्सपोर्ट की सोचिए, उससे आपको रोजगार भी मिलेगा और फॉरेन एक्सचेंज भी मिलेगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। मेरा बस छोटा सा सवाल है, मैं वापस वही सवाल पूछ रहा हूं जो पहले पूछा था, क्या इस देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा चुकी है? खत्म हो गया सब कुछ? उम्मीद छोड़ दें आप? सर, इस देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ी ताकत आप इस बात से समझ लीजिए कि डीमोनेटाइजेशन होने के बाद भी इस देश में कुछ नहीं रुका है। इस देश की इनहेरेंट स्ट्रेंथ इतनी है, 130 करोड़ लोगों को अगर आप 3 टाइम खाना भी खिला देंगे तो जीडीपी 6% वैसे ही ग्रो करेगी। तो इस देश की आप ताकत बहुत डीप है, बहुत वाइड है। कोई भी सत्ता में रहे, ये देश चलता रहेगा, लेकिन इसको अगर आगे बढ़ाना है तो हमें अपने इन हाउस, जिसको कहते हैं इन हाउस डिसिप्लिन और इन हाउस सिस्टम को, हाउसकीपिंग को अगर हम सुधार लेंगे तो ये देश डबल डिजिट में ग्रो करेगा। यही निवेदन है हमारा राजनीतिज्ञों से, यही निवेदन है पॉलिसी मेकर से कि इस देश की ताकत को पहचानिए और आगे बढ़ाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, संबित पात्रा, टी आर रामचंद्र साहब, माफी चाह रहा हूँ आप हाथ उठा रहे हैं, कमेंट ले नहीं पाऊंगा, समय हो गया। लेकिन ये उम्मीद करते हुए कि राजनेता जब चुनाव के मैदान में जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो केवल चुटकुले सुना के आगे ना बढ़ जाए। देश के विकास के लिए, उस देश की जनता की बेहतरी के लिए उनके पास क्या रोड मैप है, बजाय इसके वो जाकर शेयर किया।